अभी तक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर हम लोग काफी न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। अब सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है। जी सर। जैसे कि एक मास का ब्लॉक जो कि यहाँ पर रखा हुआ है जी। तो मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, उसके आगे आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि किस तरीके से करना है। इस सवाल में सर हम स्लो हो जाते हैं। हाँ वैसे तो हम वैसे भी स्लो ही हैं सर, तेज तो नहीं चल रहे। बिल्कुल सर। वो इसलिए स्लो हो जाते हैं क्योंकि इंक्लाइन पे जो ब्लॉक है उसके ढेर सारे सवाल आपको डील करने हैं और हम चाहते हैं इसके रिजल्ट आप याद ही कर लो। आगे काफी यूज मिलेगा। रिजल्ट में mg का कंपोनेंट किधर कितना जा रहा है वो याद ही कर। हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं जी सर, mg फोर्स इधर लग रहा है। जी सर। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं, जब भी हम जनरली क्वेश्चंस को इंक्लाइन प्लेन पे सॉल्व करते हैं ना, तो अब हम अपनी x और y एक्सिस को ना चेंज कर देते हैं। अभी तक हम x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लेते थे और y एक्सिस वर्टिकल लिया करते थे जी। लेकिन इस इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे लिए y एक्सिस ये होगा जी, जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है और x एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग रहेगा। जी। अब स्टूडेंट्स को सर एक डाउट रहता है ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये हम अपनी जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं। और इससे क्या है ना कि सर थोड़ा मैथमेटिक्स हमारे लिए आसान हो जाती है। आपको याद होगा सचिन सर एनएमएस सर ने आपको टॉपिक पढ़ाया था, पत्थर फेंका था इंक्लाइन पे। बिल्कुल। तो और वहां पर एक्सिस का जो ओरिएंटेशन था वो भी हमने क्या किया था, चेंज कर लिया था। और यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी है कि जनरली इंक्लाइन प्लेन पे जब कोई ब्लॉक होता है तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन इसी लाइन के अलोंग होता है, तो आसान हो जाती है चीजें। तो मैथ्स हमारे लिए आसान रहती है। तो अब यहाँ पर mg इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। अब mg का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो क्या होगा, तो mg का वो कंपोनेंट होगा क्या, mg cos थीटा जी। और mg का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है वो क्या होगा, mg sin थीटा। बस मैं यही थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आपको ये याद ही रख लो आप। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, सॉल्व हो पाएंगे हमारे। बिल्कुल कि mg का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा वो sin थीटा होगा और mg का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो cos थीटा होगा। क्लियर। अब जैसे कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है जी, तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस कंसीडर किया है तो मैं यहां पर ये कहूंगा समेशन ऑफ नेट फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो। बिल्कुल। यहां पर इस m मास के ऊपर टेंशन इधर लग रहा होगा। जी बिल्कुल सही बात है। आप लोग इस बात को माइंड नहीं करना, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि सपोज वेक्टर नहीं लगाया, ठीक है, तो इस चीज को ज्यादा जोर मत देना कि आपने वेक्टर नहीं लगाया, भूल गए। और हमारी आपस में बात करने का तरीका बिल्कुल। और वैसे भी मतलब अगर मैं f ऑफ x लिख रहा हूं तो उसमें वेक्टर लगाने की मुझे जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैं फोर्सेस को सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है और नीचे के डायरेक्शन में क्या है, mg sin थीटा सर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि टेंशन माइनस mg sin थीटा, दिस इज द नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन एक्सलेशन जीरो है तो टेंशन की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, mg sin थीटा। उसी तरीके से अगर मैं y डायरेक्शन में देखूं तो y डायरेक्शन में mg cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो कि यहां पर इंक्लाइन प्लेन ने लगाया है क्योंकि वो इंक्लाइन प्लेन से टच कर रहा है। तो यहाँ पे उस नॉर्मल रिएक्शन को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम में है तो y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे हम नॉर्मल की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, n बराबर mg cos थीटा। बिल्कुल सीधे लिख देते हैं n इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे और भी बेहतर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंक्लाइन प्लेन पर। बहुत सिंपल सवाल हमने लिया था। बिल्कुल। वजह ये थी कि हम नहीं चाहते कि हर सवाल में ये एक्सप्लेन करना पड़े, ये एक्सप्लेन करना, वो आप अभी समझ लो हमेशा। और याद रखना कि mg sin थीटा ना इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तो लगता ही है और हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि बच्चों ने इतना तो याद कर लिया कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लगाना है लेकिन जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं कि कभी ऊपर लगा रहे हैं कभी नीचे लगा रहे हैं। ये ऑलवेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। चलिए सर कुछ और बेहतर न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पर। हाँ, पहले एक ब्लॉक था, अब दो ब्लॉक आ गए। अब दो ब्लॉक आ गए, मतलब इसको छुपा दो तो पुराना सवाल। हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पर दो स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये एंगल क्या है, थीटा। ये स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कि जो वैल्यूज आपसे ए और बी पार्ट में पूछी गई हैं वो क्या आ रही है। तो सर बताइए सर क्या आ रहा है। सर वही पुराना वाला सवाल है। तो बिल्कुल इसकी अब वीडियो बनाऊंगा तो इधर लगेगा mg sin थीटा।
सर आप लिखिएगा, मैं बताता हूँ। हाँ, इधर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा नॉर्मल। इसको मैं N1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जी सर। चारों लाल पेन हो जाए सर। हो गया, ठीक। इधर ये दोनों रस्सी अलग अलग है, तो एक में T1 तो दूसरे में T2। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर M की बात कर रहे जी, हैं तो इधर T1, तो इसमें लगने वाला टेंशन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, T1। और M का ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस विल बी mg cos थीटा। थीटा। हमने mg को हटा दिया है, उसकी जगह ये दो फोर्स, इन दोनों का मतलब यही है कि mg को तो कंसीडर, हाँ, मतलब mg ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, उस mg को ब्रेक करके दो कंपोनेंट में लिख दिया है। तीनों मत लगा दे। बिल्कुल सर, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, mg sin थीटा भी लगाएंगे, cos थीटा भी लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे सर एक फोर्स तो आप भूल गए। कौन सा mg सर, अरे भैया mg के ही तो ये दो कंपोनेंट हैं, ये बिल्कुल याद रखना है। T1 बराबर mg sin थीटा, N1 बराबर mg cos थीटा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 2m की। सर मुझे लगता है 2m का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना के ज्यादा बेहतर समझ आएगा। जी सर, ये रहा। अब देखें 2m पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहां पे टेंशन T1 थी, और मान लेते हैं यहां रस्सी बदल गई है तो टेंशन फोर्स भी बदल गया होगा, यहां पे टेंशन रहा होगा क्या, T2। तो मैं ऐसे लगा दूं सर, T2, बिल्कुल सही बात। और एक टेंशन फोर्स सर जल्दी से लग रही होगी, हाँ T1 और एक और mg sin थीटा, लेकिन यहाँ m की वैल्यू 2m है भाई। हाँ, ये भी गलती हो जाती है, बिल्कुल सही बात है सर। तो 2mg sin थीटा। sin थीटा। नॉर्मल फोर्स ये लीजिए सर, N2 रख देते हैं सर इसको, बिल्कुल सर N2, और यहाँ हो जाएगा 2mg cos थीटा। बिल्कुल सही बात है। अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो T2 फोर्स है, फोर्सेस का डायरेक्शन भी ध्यान रखना है। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द सिस्टम लगेगा। अगर आप 2m की बात कर रहे हैं तो 2m पे टेंशन फोर्स T2 इधर लगेगा और T1 इधर लगेगा। क्लियर। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये बराबर है दोनों का सम। बिल्कुल, तो ऐसे लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2mg sin थीटा। क्लियर। और T1 की वैल्यू हम ऑलरेडी यहां से निकाल चुके हैं। T1 की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर है। उस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से आपकी 3mg sin थीटा। जी क्लियर। तो और N2 बराबर 2mg N2 बराबर 2mg cos थीटा। लिख नहीं रहे आप अपने साथ। हाँ, बस क्वेश्चन में मेन मोटो समझाना यही था कि जब भी इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है तो mg लगाने की बजाय आप डायरेक्टली sin थीटा और cos थीटा को लगा करके काम कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा, बिल्कुल आसान रहेगा उससे। आसान रहेगा उससे। जी आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, तो अभी तक हमने जो भी चर्चा करी उसमें एक कॉमन बात जो ऑब्जर्व करी आप लोगों ने, वो क्या था कि जो गिवन सिस्टम था वो इक्विलिब्रियम में था। मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो था, मतलब एक्सेलरेशन जीरो था। जी। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर क्या सर, एक्सेलरेटेड वाले सवाल। एक्सेलरेटेड सिस्टम, मतलब एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, मतलब अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक, तो सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल हम उठा रहे हैं। जो हमारे पढ़ाने का तरीका यही होगा, आप कभी ये मत, जिनको आता हो अच्छे से वो ये मत समझना इतना सिंपल पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स में सर फंडामेंटल जिसके क्लियर हैं वो टफ से टफ क्वेश्चन बना सकता है। तो हम उठाएंगे बहुत सिंपल सवाल, फिर सिंपल से टफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ बच्चों की केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, कुछ बच्चों की फिजिक्स स्ट्रांग होती है, कुछ की फिजिक्स वीक भी होती है, तो हमें सबको कंसीडर करके चलना है इस बात पे। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कि स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, ब्लॉक ए, बी और सी। लाल पेन। मासेस हैं, सी ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया 30 न्यूटन, ये ब्लॉक्स आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सर बताएं कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें। सर हम तो फंडामेंटली चलेंगे, बिल्कुल शुरुआत करते हैं ए ब्लॉक से। ए ब्लॉक से इसकी एफबीडी बनाते हैं। चलिए सर हेल्प करिएगा, मैं बनाते जा रहा हूँ। अगर मैं 3 kg का एफबीडी बनाऊं, जी सर,
अब सर एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन के अलोंग है। हाँ। क्योंकि हमें उन्हीं से चर्चा करनी है, मतलब हमें नॉर्मल और एमजी को यहाँ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। होगा अपना ही टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल देर में और सवाल कर लेंगे अच्छे कि हम लोग बार बार एमजी नॉर्मल दिखाएं, तो बेटर है कि हम वही फोर्स दिखाएं जो फोर्स की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पर अगर 3 kg की बात कर रहा हूँ तो इस वाली स्ट्रिंग में अगर टेंशन T1 है तो 3 kg पे टेंशन T1 इधर लगेगा, और मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू M इंटू E। बिल्कुल सही सर। इसी तरीके से अब बात करते हैं 2 kg की। जी, आगे भी रस्सी पीछे भी रस्सी। क्या आगे वाली रस्सी और पीछे वाली रस्सी में टेंशन सेम होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि रस्सी अलग अलग है। अगर इसमें आपने टेंशन T1 कंसिडर किया तो इसमें टेंशन फोर्स का वैल्यू T2 कंसिडर करते हैं। तो यहां पर T2 फोर्स आगे की तरफ जी, T1 रस्सी इधर फोर्स लगाएगी अवे फ्रॉम द सिस्टम, डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। और इसका एक्सेलरेशन अगर A है तो गारंटी है कि इसका एक्सेलरेशन भी A होगा। जाहिर सी बात है इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता इससे तो रस्सी टूट गई होती। बिल्कुल, और ऑब्वियस हम सब बात भी कर रहे हैं इनएक्सटेंसिबल, मतलब रस्सी की लेंथ ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, मतलब ये तीनों ब्लॉक एक साथ सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इस गिवन बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1 इक्वल टू M इंटू A। बिल्कुल सर। तो अभी हमारे पास लोगों को लग रहा होगा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन चाहिए। एक इसके लिए बनाते हैं सर, क्योंकि T1 T2 भी अननोन है और एक्सेलरेशन भी क्या है? अननोन है। तो अब बात करते हैं सी ब्लॉक की, जो कि 1 kg का है। मैं जल्दी से बनाने जा रहा हूं। इस पर आगे के डायरेक्शन में फोर्स है 30 न्यूटन, पीछे एक रस्सी कनेक्टेड है जो फोर्स कितना लगाएगा? T2, एक्सेलरेशन होगा A। तो इसके लिए हम इक्वेशन यहां लिखेंगे 30 माइनस T2 इक्वल टू 1 इंटू A। तीन इक्वेशन, तीन है नॉन, और अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। खास बात है कि इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन 3 को आप जैसे ही ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे T1 T2 जो तुम्हें दिख रहा है ना, सारी टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगी। और मैं सीधे सॉल्व तो आप कर ही लोगे, मैं सर सीधे एक्सेलरेशन लिख देता हूं कितना आएगा। मैं तो डायरेक्टली बता दूंगा 30 डिवाइडेड बाय द इन इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे 6, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी सर। सर इसका एक और मेथड होता है सिस्टम वाला। बिल्कुल। मैं इसमें एक बात और मेरे दिमाग में चल रही है। हाँ, दोनों का एक्सेलरेशन, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन अगर इससे ज्यादा होता तो जाहिर सी बात है रस्सी टूट गई होती, टूट जाती। फिर कुछ बच्चे डाउट पूछते सर इसका एक्सेलरेशन इससे कम होता तो जाहिर सी बात है रस्सी ढीली हो गई होती। और जब भाई रस्सी ढीली हो गई तो ढीली रस्सी में टेंशन नहीं होती, जीरो। तो फिर इसका एक्सेलरेशन लिख काहे रहे हो? फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन, गड़बड़ी कर रहे हो ना। सही बात। तो ये है कि तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक। अब इसमें क्या है, हम वो मेथड की बात करते हैं जो आप बता रहे थे। हाँ, तो मैं रफ कर दूं क्या सर? रफ कर, वैसे हम इतने में समझा देंगे, बच्चे समझदार हैं। ठीक है, इतने में। देखो सर, सेकेंड लॉ से हमने पढ़ा था F नेट एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानता, इन दोनों को, तो T1 इंटरनल हो जाता। बिल्कुल सर। तीनों को सिस्टम मानता तो T1 और T2 दोनों इंटरनल हो जाते। तो मैं ऐसा बोलूं इन तीनों को सिस्टम मानूं तो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है ओनली 30 न्यूटन। और मैं, आपने एक बात बोली तो मुझे एक बात याद आ रही है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कब हम सिस्टम मान सकते हैं, कब नहीं मान सकते। तो ये मैं बता देता हूं कि अगर उस गिवन सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं सबका एक्सेलरेशन सेम है तब सिस्टम मान सकते हो। तुम्हें पता है तीनों का एक्सेलरेशन सेम है जी, तो तीनों को करो डब्बे के अंदर बंद। मान लो एक डब्बा है 6 किलोग्राम का, बस आगे फोर्स है कितना? 30 न्यूटन। तो सीधा एक्सेलरेशन बराबर 30 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज व्हाट 5। ये फायदा है आपका। ठीक है, आपको इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, और ये पहले भी चर्चा जैसा सर ने की थी कि जब भी हम किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स बराबर MA लिखते हैं तो उसमें नेट फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, वहां पे मेंशन किया था हम लोग। बिल्कुल सर, ये हमने क्या किया है, प्रॉपर हर क्वेश्चन की एफबीडी बना के उसके सामने इक्वेशंस लिख दिए कि जिससे बच्चा अपना नोट डाउन कर ले, नोट्स अच्छे से बना ले और इस तरीके से निकाल ले सर। बिल्कुल। तो जैसे कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये सिस्टम दिया हो और आपसे पूछा जाए सिर्फ T2 की वैल्यू बता दो। हाँ। तो सबसे बेसिक पहला स्टेप ये है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो सर। देखते के साथ ही देखते नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल
मास। अब जैसे कि अगर कोई 3 kg और 2 kg को अपना सिस्टम ले ले तो उस केस में T1 तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, बिल्कुल, और जो T2 है वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो वहां पर मैं ये बोलूंगा नेट एक्सटर्नल फोर्स है T2 जी बराबर टोटल मास, और टोटल मास 5 जी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी, वो क्या थी 5। तो ये वैल्यू यहां से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी 25 न्यूटन। बिल्कुल सही सर। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो सिस्टम ले रहे हैं ना, उस सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ उन फोर्सेस को देखो जो एक्सटर्नल है जी, और सबसे पहले बच्चा देखते के साथ ये बता पाए। हाँ। एक काम करते हैं सर, आप ना मनी मन में जवाब देना, आप जो भी बोलोगे हमें सुनाई तो आएगी नहीं, ठीक। तो मैं डाटा चेंज कर रहा हूं, मैंने इसको बोला 10 किलोग्राम, इसको बोला 40 किलोग्राम, इसको बोला मैंने 50 किलोग्राम, और मैंने यहाँ पे फोर्स लगा लिया 400 न्यूटन का। एक बार जस्ट चेक करने के लिए कि डायरेक्ट एक्सलेशन कैसे। सर मैं थोड़ा और चेंज कर दे रहा हूँ, आपने इधर 400 लगाया ना, तो मैं यहाँ पे 100 न्यूटन पीछे भी लगा देता हूँ। जी सर, ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल पूरा सरफेस, सिस्टम हॉरिजॉन्टल पर है, हम ये बस मजे ले रहे हैं सवाल के, ऐसा क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ आ गया हो। वही 3 ब्लॉक है, हाँ। आगे लगा दिया 400, पीछे लगा दिया 100। अब ये पार्ट्स आपको फिर से सॉल्व करने हैं। देखिए सर, आगे 400, पीछे 100, नेट 300, नेट एक्सटर्नल फोर्स 300, टोटल मास 100, एक्सेलरेशन बराबर 3। बिल्कुल 300 बटे 3, ठीक। इसकी अगर सपोज यहाँ पर पूछता टेंशन बताओ, तो यहाँ पे T1 टेंशन मान लेते हैं हम लोग। अब देखो कैसे ओरली करते सवाल को, आगे T1 पीछे 100, तो हम लिए T1 माइनस 10 पावर 10 into 3 बराबर 130। मैं लिख देता हूँ एक बार सर। हाँ सर, ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ ना। हाँ सर, T1 आगे पीछे की तरफ 100, तो T1 माइनस 100, दिस इज द नेट फोर्स इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है 3। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने पर T1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 130 न्यूटन। और अभी जो आपने यहाँ पे बताया था, जो समझाया था कि अगर यहाँ पे टेंशन पूछेगा तो मान लो यहाँ पे टेंशन T2 है, तो हम इसको सिस्टम मान लेंगे, इसको सिस्टम मान लो, आगे T2 पीछे 100, 100, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं सर, T2 माइनस 100 इक्वल टू 50 इंटू 3। मतलब इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जैसे ही आपने 10 और 40 को अपना सिस्टम कंसीडर किया, तो 10 और 40 के बीच में जो फोर्स लग रहा था T1 वो इंटरनल हो जाएगा, और जब आप इक्वेशन लिखोगे नेट फोर्स बराबर m इंटू ए, तो नेट फोर्स में वो वाला फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा। चलिए सर, अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सेलरेटेड सिस्टम पर। क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, इसका मास 2 और 5 kg दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा गिवन सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। ओके, और ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जो भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं कांटेक्ट सरफेसेस की वजह से। जी, तो वही बेसिक स्टेप सर। बिल्कुल सर, किसी भी गिवन बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसके लिए इक्वेशन लिखो। जी सर, एनएलएम के हर क्वेश्चन में ये बेसिक स्टेप्स हैं। ये बेसिक स्टेप, ठीक है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे कि अगर हम बात करें 2 kg वाले ब्लॉक की, ए ब्लॉक की हम बात कर लेते हैं जी, तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे, पहला क्वेश्चन ये। जी, हाँ, नीचे mg, बिल्कुल mg तो जरूर लगाना है। ठीक है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, N1 बोल दूं? हाँ, एक्सेलरेशन अभी ऊपर के डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस, अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर नॉर्मल की वैल्यू 20 होगी ना, अरे भैया वो तब होती जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव लो, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे नेगेटिव लो। इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला फोर्स बड़ा ही होगा ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है, अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में n1 लग रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, n1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो n1 बराबर आ गया 40, 30 सर, क्लियर। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं 5 किलोग्राम की। 5 किलोग्राम की। 5 किलोग्राम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जी, तो उस पर सबसे पहला सवाल ही कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे सर। 3 है इस बार तो, नीचे 50, बिल्कुल सही बात, ऊपर से नॉर्मल n1 और इधर लग रहा होगा ऊपर n2। डायरेक्शन ध्यान, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द लिफ्ट, अगर ये बोला गया तो, है ना। तो यहां से सर इक्वेशन आ जाएगी, और हाँ, एक्सेलरेशन मुझे दिख रहा है 1 जिसकी वैल्यू है 5। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, दिस इज अ नेट फोर्स जो कि ऊपर की तरफ आ गया, इक्वल टू 5 मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, n1 30, 80, 25, 105, n2 आ गया 107। बिल्कुल, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा।
सर इसमें कुछ क्वेश्चन और आते हैं बच्चों के। अपने शीट में भी जो है मिलेंगे कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 5 किलोग्राम? बहुत आसान है सर। जब भी आपसे नेट फोर्स पूछा जाए तो नेट फोर्स का मतलब है तुम्हें ये देखना ही नहीं है कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तुम तो बस मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। मतलब 5 × 5 25। उसके लिए ये पूरा तामझाम करने की जरूरत नहीं है अगर नेट फोर्स पूछा जा रहा है। आप फिर से फोकस करो इस बात पे, हम थोड़ा जल्दी से हमने डिस्कस करिए इस चीज को कि व्हाट इज नेट फोर्स ऑन 5 किलोग्राम। और हम ये जानते हैं नेट फोर्स जब भी बोला जा रहा है तो नेट फोर्स तो ऑलरेडी किसके बराबर होगा, m × a। जैसे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, जैसे उनसे नेट फोर्स पूछा जाता है ना तो उनके दिमाग में ये आता है कि अब तो मुझे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, सारे फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, लेकिन हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन भी गिवन है, मास भी गिवन है, मल्टीप्लाई करना है भाई, सिंपल सी चीज है। एक और चीज सर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि जैसे अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाता कि लिफ्ट नॉर्मल फोर्स कितना लगा रही है, ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि उस केस में हम a + b इस पूरे को अपना सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि a और b एक साथ चल रहे हैं, और अगर एक साथ चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम जी। तो हम ये कह सकते हैं इसको करो डिब्बे के अंदर बंद। 7 किलोग्राम का डिब्बा अब हो गया 7 किलोग्राम का डिब्बा। ग्राउंड सरफेस से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था वो आपने क्या माना था, n2 ऊपर के डायरेक्शन में जी। डब्बे का मास कितना है, 7। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कितना सर, 70 जी। इक्वेशन सीधे लिखो, n2 -70 इक्वल्स टू m × a, और a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है तो देखो सीधे n2 की वैल्यू यहां से आ जाती है आपकी 105। तो ये भी आसान तरीका है। और सर एक चीज और पूछी जाती है, अभी अपना समय बचा रहे हैं आप लोगों का भी, n2 को पूछने के तरीके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 किलोग्राम एंड द लिफ्ट, 5 kg एंड लिफ्ट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स अप्लाई बाय द लिफ्ट ऑन द 5 किलोग्राम, लिफ्ट ऑन द 5 किलोग्राम, बिल्कुल सही बात। व्हाट इज द फोर्स अप्लाई बाय द लिफ्ट ऑन द 5 kg। और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैंने लिफ्ट और 5 किलोग्राम के बीच में वेइंग मशीन रख दी, देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। चलिए सर ये आपने बढ़िया पॉइंट उठाया, यहीं पे कवर कर देते हैं। वेइंग मशीन, ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है सबसे पहला कि वेइंग मशीन क्या रीड करता है, बिल्कुल, क्या वो mg की वैल्यू या फिर मास। तो मैं आपको बता देता हूं कि वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल की रीडिंग देता है। ये आपको दिखे ना कि वेइंग मशीन की रीडिंग, मतलब समझ जाना। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं सर इस चीज को, ये आप नोट कर लीजिएगा पुरानी चीजें, तो स्क्रीन को पीछे करके। हाँ सर, ये जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में सपोज यहाँ पर एक वेइंग मशीन रखी होती इस तरीके से जी, और ये भी लिफ्ट का ही पार्ट होता। हाँ, ये लिफ्ट का ही पार्ट है, लिफ्ट के अंदर ही है, लिफ्ट के अंदर ही रखा हुआ है ये वेइंग मशीन, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है। और अब आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, तो क्या आप यहाँ पे आंसर 7 kg देंगे क्या? नहीं, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है। और अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 105। तो कभी कभी क्या होता है, वेइंग मशीन की रीडिंग फोर्स के टर्म्स में दी होती है तो आप 105 लिख देंगे, कभी कभी केजी के टर्म्स में दी होती है तो उसे जी से डिवाइड कर दो। तो अगर रीडिंग पूछी जा रही है तो केजी के टर्म्स में, तो उसकी अभी जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग होगी 10.5 kg। ये आपने देखा होगा, वो दुकान पे जाते हैं ना सामान खरीदते हैं, भाई 2 किलो चीनी ले दो, दुकान खरीदेंगे, चीनी खरीदेंगे, वो लाया उसने रख दिया, जितनी देर वो चीनी भर रहा होता है, तो मेरे ऐसा कोई खुराफाती लोंडा हो तो वो क्या करेगा, उस पर हाथ रखो आप, तो कुछ रीडिंग आ जाती है। फिर अगर मैं उसको और पुश करूंगा तो रीडिंग बढ़ने लगती है, और फिर हम खेलने लगते हैं, आप देखते हैं कितने किलोग्राम तक रीडिंग जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो फोर्स में लगा रहा हूं का मतलब ये हो गया कि मैं उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं, तो वो रीडिंग कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। यहां से एक और चीज मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो जो रीडिंग है वो उसके एक्चुअल मास से ज्यादा आएगी, ज्यादा ही आ रही है। 7 kg मास का रीडिंग 10.5 kg आ रही है। और अगर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो उस केस में जो रीडिंग आती वो उसके एक्चुअल मास से कम आती। ठीक, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। रीडिंग ऑफ अ वेइंग मशीन, आंख बंद करके तुरंत समझ जाना क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 2 ब्लॉक है, एक का मास 5 किलोग्राम है, दूसरे का 2 किलोग्राम है, रस्सी से बांध दिया गया है और एलिवेटर इज मूविंग अप एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड।
मतलब एक इंस्टेंट पर, ये किसी एक इंस्टेंट पे बात की जा रही है जिस समय इस एलिवेटर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब स्पीड ही बदल जाएगी। हाँ, स्पीड बदल रही होगी, लेकिन हम किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड जी, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड कम हो रही होगी। स्पीड कम हो रही होगी। तो यहाँ पर खास बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कभी कभी क्वेश्चंस में थोड़ा बेवकूफ बनाने के लिए वो एरो बना देते हैं। एरो बना देते हैं। तो हमें ये लगता है कि जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और ये काइनेमेटिक्स 1D में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट साइन के अपोजिट होंगे। अगर इसकी वेलोसिटी अभी ऊपर है और रिटार्डेशन है तो अभी इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये इंपॉर्टेंट है इस बात। बिल्कुल सही बात। और इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर अब तो वही सवाल हो गया पहले वाला। बिल्कुल, बस पहले नॉर्मल के साथ खेल रहे थे, अब हम टेंशन के साथ खेलेंगे। बस यहाँ पर बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन। ठीक है सर। तो शुरुआत में यहीं पे एफबीडी बना दूं सर? हाँ बिल्कुल। चलो यहाँ हल्का सा इधर बनाता हूँ। 2 किलोग्राम की एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा, नीचे लग रहा होगा 20 mg, ऊपर रस्सी नंबर 1 तो T1, नीचे रस्सी नंबर 2 तो T2। उसी तरह 5 किलोग्राम की जब एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर T2 और नीचे लग रहा होगा mg 50, और मुझे चमकेगा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब वही बात, नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो नीचे वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लिखें, ऊपर वाले फोर्सेस को नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूं सर, 20 प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m इंटू a। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी हुई है 5, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दिस इज 5। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली 5 kg के लिए भी इक्वेशन लिख लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग खुद लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए मैं हेल्प कर देता हूं। 50 माइनस T2 बराबर 5। 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अभी तो मैथमेटिक्स है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हम इक्वेशंस लिख पा रहे हैं या फिर नहीं। और सर एनएलएम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इक्वेशन नहीं लिखना सीखना। मतलब मैंने जितने भी एनएलएम के क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए और न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ मतलब जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम यहाँ पर ऐसा कोई साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, तो उस हिसाब से तो मुझे T1 को पॉजिटिव लिखना चाहिए था और T2 को नेगेटिव। तो हम तो यहाँ पे सिंपल सा ये फंडा कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाले फोर्सेस को नेगेटिव। आप चाहो तो ये भी मान सकते हो किधर प्लस किधर माइनस आपका मन है। और काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, जब क्वेश्चंस को पत्थर को टावर पे से फेंका था तो आपका मन होता था ऊपर पॉजिटिव तो ऊपर पॉजिटिव मानते थे, नीचे पॉजिटिव तो नीचे पॉजिटिव। लेकिन बेटर होता था कि जिधर पत्थर की वेलोसिटी है उस तरफ पॉजिटिव मानते थे। तो बिल्कुल, मतलब मैथ्स है, ये मैथ्स है। आप मैथ्स में किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशंस लिखें, आंसर आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। सर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। एक ब्लॉक जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स लगाया गया है एट एन एंगल ऑफ अल्फा, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना सर, उसे इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजेस, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज। हाँ, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फोर्स टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। या सपोज फोर्स का मान लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना देते हो, मान लेते हैं कि जो फोर्स का वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है 2t। बिल्कुल सही। और ये अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं, थोड़ा बेहतर बन जाएगा क्वेश्चन, 30 डिग्री है सर। ठीक है सर, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इमीडिएटली 10 किलोग्राम मालूम सर। हाँ, इमीडिएटली बिफोर द ब्लॉक लीव्स द फ्लोर, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्वेश्चन समझ में आया? यहां पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है जस्ट जब ये ब्लॉक ग्राउंड सरफेस से कांटेक्ट लूज करने वाला होगा। तो सर कंडीशन क्या होगी? सर देखो, कंडीशन ये होगी, हमेशा के लिए हम बोलना चाहेंगे, आप याद रख लो इस चीज को, जब भी कभी कांटेक्ट छूटने की बात करें, जस्ट कांटेक्ट मतलब बस अभी छूटने की बात है, बिल्कुल, या छूटने से 0.0000001 सेकंड पहले, वही बात हो गई है, तब हमें करना कुछ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू करनी है 0, क्योंकि कांटेक्ट छूटने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल को क्या करना है 0। अब जैसे कि यहां पर आप सिचुएशन देख पा रहे हैं, मैं अगर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं
तो ये 10 kg जी। इस पे फोर्स जो 2t लग रहा है जी। उसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो इस समय होगा वो क्या होगा 2t sin 30 जी सर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 2t cos 30 और mg तो नीचे लग ही रहा है, दैट इज व्हाट 100 और यहां से लगेगा नॉर्मल। लेकिन हम बात कब कर रहे हैं, इमीडिएटली जस्ट बिफोर द ब्लॉक लीव्स द फ्लो। जैसा कि सर ने बताया कि उस इंस्टेंट पर जस्ट हमें नॉर्मल फोर्स की वैल्यू को क्या करना है, जीरो। और सिंपल भाषा में अगर बात करें तो सर हम ये कह सकते हैं उस इंस्टेंट पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो फोर्स है उसको जस्ट mg के बराबर। इसको आप ऐसे समझ लो चाहो तो, मैं आपसे बोलूं यार कि 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक, ऊपर इसको उठा रहे हो आप, कोई फोर्स F डैश लगा के, तो नीचे लग रहा होगा 100 न्यूटन का फोर्स mg वाला। तो खुद सोचो इसको जस्ट उठाना है तो ये कम से कम कितना हो जाए, ये बात मिनिमम मतलब कम से कम कितना फोर्स चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा 100 पे उठने की कंडीशन आएगी। आप ये मत समझना कि हवा में उड़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 100 का मतलब नॉर्मल 0 हो चुका है, अब वो उठने की टेंडेंसी में आ चुका है। अब आपने 100 से थोड़ा सा भी ज्यादा उठाया ना, इतना भी ज्यादा, ये देखो बिल्कुल ठीक, तो मैथमेटिकली उठ गया। बिल्कुल सही फिजिक्स में घंटे 2 घंटे बाद आपको उठता हुआ दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल, मतलब सिंपल सी बात ये है कि 100 प्लस, ठीक है, जस्ट टेंड्स टू 100 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो उसे हम 100 ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये 2t sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो हम ये कह सकते हैं उस इंस्टेंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज t, और t की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जस्ट 100 के बराबर। मतलब 100 सेकंड पर ये ब्लॉक अपना कांटेक्ट लूज करेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमसे तो एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा गया है, और एक्सेलरेशन यहां पर अभी इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, और उस एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट 2t cos 30, और cos 30 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2। तो अगर मैं उस वैल्यू को यहां पे पुट करूं तो 2t, t की वैल्यू 100 इंटू √3/2, दिस इज द नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आप निकाल सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे 2 सवाल पूछ सकता है कि बताओ कब ब्लॉक हवा में उठेगा, और दूसरा जब उठेगा तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे और भी डील करेंगे। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जब कांटेक्ट लूज कर रहा है उस इंस्टेंट पे जस्ट नॉर्मल की वैल्यू को क्या करना है, जीरो करना है। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं सर, कभी कभी बुक्स में इस तरह की क्वेश्चन लिखी होती है, आपको कहीं दिखे तो परेशान नहीं होना, कि वो बोलेंगे कि सर हम इक्वेशन लिख रहे हैं जस्ट उठने से पहले वाई डायरेक्शन अलोंग द वाई, जस्ट उठने से पहले का मतलब हो गया अभी तक वाई में इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम एक्स में नहीं है, एक्स में तो नेट फोर्स आ गया, वाई में इक्विलिब्रियम है जस्ट उठने से पहले। तो इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं, नॉर्मल प्लस ये एफ का ऊपर वाला कंपोनेंट गया था एफ साइन 30, में एफ की वैल्यू 2t आप रखेंगे तो वही इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वल टू mg, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। मतलब इसी पॉइंट में मैं एक बात ऐड कर सकता हूं कि अगर मैं 100 सेकंड से पहले की बात करूं, मतलब जब t की वैल्यू 100 से कम होगी जी, तब ये चलेगा। उस इंस्टेंट पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा, वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम होगा। और अगर जब t की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी तब उस इंस्टेंट पर ये ब्लॉक जस्ट अपना कांटेक्ट लूज करेगा, और अब इसका एक्सेलरेशन x में भी होगा और y में भी होगा। तो सर इस इक्वेशन में नॉर्मल की वैल्यू 0 कर देते हैं, ये बोल के कि यार हम बात कर रहे हैं जस्ट उठने वाली कंडीशन पे, तो इसकी वैल्यू इतनी कम हो गई होगी 10/0 हो गई। और जनरली जैसे कि इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि उन्होंने जस्ट बोल दिया कि t की वैल्यू 50 है, 50 सेकंड्स, और फिर पूछ लेंगे कि एक्सेलरेशन बताओ, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि अभी जो एक्सेलरेशन है जैसे इस क्वेश्चन में कि 100 सेकंड से पहले तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, और फिर अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे t = 150 सेकंड्स पर, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन x के अलोंग भी होगा एज वेल एज y एक्सिस के अलोंग भी होगा। शानदार सवाल मेरे दिमाग में आ गया, ये फायदा है ये चल का डिस्कशन से। बिल्कुल सर। मैं अगर स्टेटमेंट पूछूं, फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन वेक्टर चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बिल्कुल, वो इंस्टेंट जिस इंस्टेंट पर ये कांटेक्ट लूज कर रहा है, मतलब वही सेम आंसर हो जाएगा। भी बताया कि
100 सेकंड से पहले एक्सेलरेशन इधर था एक्स एक्सिस के अलोंग, और 100 सेकंड के बाद फिर वो कहीं दूसरी तरफ चला मतलब गया, एक्स और वाई दोनों में होगा तो हो सकता है उसका रिजल्टेंट किसी डायरेक्शन किसी में आए। डायरेक्शन में आ जाए, तो इसका तो उसका आंसर हो जाएगा 100 सेकंड। बिल्कुल सही बात है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से ट्राई कीजिएगा। ओके।